हम लोगों ने पढ़ा था ना कि यूपी के कितने अड़ोसी पड़ोसी जितने जिले हैं, राज्य हैं, उनको पढ़ा था हम लोगों ने। यूपी में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ जो सीमा बनाने वाला जिला था उसका नाम क्या था? सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सोनभद्र। और यूपी में वनों की राजधानी किसे कहते हैं? सोनभद्र कहते हैं। सबसे ज्यादा वन भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण कितना है? 9.96 है। और कितना लक्ष्य रखा गया है? 15%। कब पूरा होना है? 2030 में पूरा होना है। आज हम लोग पढ़ना है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, भौगोलिक रूप से यूपी कितने भाग हैं और उनमें क्या क्या खूबियां हैं, उनमें क्या नाम कहे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश, ये जो हिस्सा हम लोग देख रहे हैं, इस हिस्से में इधर अगर जाएं तो इधर एक देश था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, पिछली कक्षा में नहीं पढ़ा था, नेपाल है। नेपाल में एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम है हिमालय। और फिर इस हिस्से पर अगर देखें तो यहां पर पड़ता है उत्तराखंड। कौन सा राज्य पड़ता है? वहां भी क्या है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं और ग्लेशियर के पिघलने से भारत में क्या आएंगी? नदियां आएंगी, यानी उत्तर प्रदेश में नदियां आएंगी। जब नदी आएगी तो क्या हो जाएगा? जल भराव हो जाएगा। तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसे लोग कहते हैं तराई। क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। जैसे नहर के किनारे या किसी नदी किनारे खेत होता है तो लोग बोलते हैं ना कि तराई वाला खेत है हमारा, जल भराव ज्यादा होता है। फिर इसके बाद जो बीच का हिस्सा है उसे हम लोग एक नाम देते हैं कि यहां पर एक नदी बहती है, उसका नाम है गंगा, और उसकी एक बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। दोनों नदियां बहती हैं, उनके बीच की जो भूमि है अत्यंत उपजाऊ भूमि है, इसलिए उसका नाम दिया गया गंगा यमुना का मैदान नाम दिया गया। फिर जो दक्षिण वाला, जो इधर वाला हिस्सा दिख रहा है, यह हिस्सा मध्य प्रदेश सटा हुआ है, और पूरा मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड, वो सब किसके हिस्से हैं? भारतीय प्रायद्वीप के। और भारतीय प्रायद्वीप जो हिस्सा है वो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है, उसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो भारत में सबसे अधिक अगर खनिज संपदा पाई जाती है, वो कहां पाई जाती है? भारतीय प्रायद्वीप में पाई जाती है। अगर यूपी में कहीं पाई जाएगी तो कहां पाई जाएगी? जो बुंदेलखंड वाला इलाका होगा, जो अफ्रीका से टूट कर आया हुआ है। तो दो हिस्से पर खनिज नहीं मिलेगा, पर एक हिस्से पर क्या मिलेगा? खनिज पाया जाएगा। तो इन हिस्सों को देख लेते हैं। इधर वाले हिस्से को एक बांट दिया गया है, इस हिस्से को कहा जाता है, ऊपर वाले हिस्से को भाभर या तराई। क्या कहते हैं? भाभर या तराई क्षेत्र कहते हैं। और यहां पर जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं गंगा यमुना का मैदान कहते हैं। और एक दक्षिण वाला हिस्सा इसे कहते हैं प्रायद्वीपी भाग, या इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है? अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। तो उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। पहले हिस्से को क्या कहते हैं? भाबर। दूसरे को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। अब जैसे जिसे भाबर हम लोग कहते हैं, वो होता क्या है? भाबर और तराई में भी थोड़ा सा फर्क है। जैसे कोई पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से कोई नदी अगर बह रही है, तो बीच में अगर कोई दरार है, गैप है, तो उस दरार पर पानी क्या हो जाता है? अंदर चला जाता है। और वो पानी फिर उस पहाड़ के नीचे नीचे बहा करता है, पर पहाड़ी के ऊपर कभी पानी दिखाई नहीं देता है। जैसे आप लोग चित्रकूट शायद गए होंगे, तो वहां पर एक हनुमान धारा का नाम सुना होगा, सुने हैं ना आप लोग हनुमान धारा? तो हनुमान धारा में पानी गिर रहा है, पर पानी दिखाई देता है कि आता कहां से? नहीं दिखाई देता। तो कहीं से पानी आ रहा है, जल प्रवाह है, वहां पर बीच में क्या पड़ गई? दरार पड़ गई। उस दरार से पहाड़ के नीचे नीचे क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। और ऊपर सब कैसा है? सूखा है। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जब हम पहाड़ के नीचे जाएंगे तो वहां पर जल भराव होगा, और जहां जल भराव होगा वहीं पर क्या मिलेंगे? कीट मच्छर ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। जैसे जब बारिश होती है तो मच्छर ज्यादा नहीं हो जाते हैं, तो जहां पर जल भराव ज्यादा होगा वहां पर क्या होंगी? बीमारियां भी ज्यादा होंगी। तो देखा होगा कि जैसे इधर पड़ेगा, ये पड़ नहीं रहा गोरखपुर, इधर क्या होगा? जल भराव ज्यादा होगा। तो एक बीमारी है, एक बुखार का नाम है जापानी इंसेफ्लाइटिस, का नाम सुना होगा। तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, ये सब किधर होते हैं? जो उत्तर प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? उत्तर वाला हिस्सा है। यहां पर बीमारियां ज्यादा हो जाएंगी। या जहां जहां जब जब बारिश होगी तब क्या हो जाएंगी? ये बीमारियां ज्यादा आती हैं। जब मौसम चेंज होगा या बारिश ज्यादा होगी तो ये चीजें होंगी। दूसरा, अब यहां पर जो जीव होंगे वो अधिकांश वो जीव होंगे जो जल में या दलदल क्षेत्रों में रह सकते होंगे, यानी रेंगने वाले जीव ज्यादा होंगे।
जैसे सांप है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, वो सब किधर पाए जाएंगे? इसी वाले हिस्से पर पाए जाएंगे। तो रेंगने वाले जीव कहां मिलेंगे? जो कौन सा क्षेत्र होगा? भाबर या तराई क्षेत्र होगा। यूपी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों को। तो चलो लिख लेते हैं हम लोग, एक हेडिंग डालो, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो यूपी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो लिख लो, उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, भाबर या तराई क्षेत्र। भाबर या तराई क्षेत्र। पहला नंबर कौन सा है? भाबर या तराई क्षेत्र। और दूसरा कौन सा है? गंगा एवं यमुना का मैदान। गंगा एवं यमुना का मैदान। गंगा एवं यमुना का मैदान। तीसरे हिस्से को क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड। भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड। भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड। या गोंडवाना लैंड। अब जैसे इधर इस वाले हिस्से पर जाएंगे तो कौन सा राज्य मिलेगा हमें? इधर एमपी मिलेगा। एमपी पे खनिज मिलता है कि नहीं मिलता? जैसे अपने इस पूरे सेक्टर में मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप झांसी, ललितपुर इधर जाते होंगे, सोनभद्र, तो यहाँ के लोगों के जो घर बने होंगे वो कम प्रयोग करते हैं, लिंटर का प्रयोग कम करते हैं। वो ना एक पटिया टाइप की आती है, बलुआ पत्थर आता है, उसी को डालकर ऊपर थोड़ा सा मसाला लगा लेते हैं। तो जिससे हम लोगों के ना आपस में मंदिर जो बनते हैं लाल कलर के पत्थर वाले, नहीं घिसाई करते हैं, वो सब पत्थर इसी पूरे रीजन में मिलता है। मध्य प्रदेश जाएंगे तो और मिलेगा। जैसे आप पढ़ते होंगे कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा काय का उत्पादन करता है, तो सीमेंट का उत्पादन करता है। या पन्ना जो मध्य प्रदेश में, उसमें क्या मिलता है? हीरा मिलता है। जैसे मध्य प्रदेश में एक मलाज खंड है, वहां पर तांबा बहुत मिलता है, सीसा और जस्ता बहुत मिलता है। तो खनिज संपदा इसके नीचे जितना जाएंगे उतना क्या हो जाएगा? खनिज संपदा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये सब किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड किससे टूट कर आया है? अफ्रीका से। तो सबसे ज्यादा हीरे खनिज संपदा कहां पर ज्यादा है? अफ्रीका में। और जितना गोंडवाना लैंड का हिस्सा यूपी में है, वहीं पर क्या मिलेगा? खनिज संसाधन मिलेंगे। इसके ऊपर जितना जाएंगे खनिज संसाधन नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो अफ्रीका का हिस्सा है वहीं पर खनिज है, जो बाद वाला है वहां पर खनिज नहीं है। वहां की भूमि कैसी है? समतल है। तो खेती के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन खनिज के दृष्टि से ठीक नहीं है। तो हर चीज की अपनी अपनी उपयोगिता होती है। अगर ये यूपी में हिस्सा ना होता तो हम लोग अपने पेट कैसे पालते लोग ना। तो खनिज पूरे देश में अगर पूछे गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। प्रति हेक्टेयर में पंजाब ज्यादा आगे है, लेकिन उत्पादन कौन से ज्यादा लोग कर रहे हैं? यूपी वाले कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो भूमि है, इसमें नदी कौन सी बहती है? गंगा। और कौन सी बहती है? यमुना बहती है। तो ये गंगा जो नदी बहती है, इसके किनारे सबसे ज्यादा आबादी रहती है। पूरी दुनिया में अगर पूछे सबसे ज्यादा आबादी किस नदी किनारे है? ना तो नील के किनारे, ना तो अमेजन के किनारे। कहां पर रहती है? क्योंकि नील किनारे रह सकते थे लोग, लेकिन वहां पर क्या है? मरुस्थल है। अफ्रीका पूरा क्या है? मरुस्थल है। उस मरुस्थल के कारण वहां पर लोगों की संख्या क्या है? कम है। और अमेजन में इतना ज्यादा पानी है कि वो बहा ले जाती है वो सबको, इसलिए वहां पर रहना ठीक नहीं है, या संकट ज्यादा है। इसलिए सबसे ज्यादा कहां पर रह रहे हैं? गंगा किनारे रह रहे हैं। तो पहले हिस्से का नाम डालो, भाबर या तराई क्षेत्र। भाबर या तराई क्षेत्र। भाबर या तराई क्षेत्र। अब इस बात को और समझ लेते हैं। जैसे इधर वाले हिस्से पर क्या बताया, क्या ज्यादा मिलेगा हमको? पानी ज्यादा मिलेगा। अब जैसे पानी ज्यादा है तो उसका उपयोग कर लिया जाए। कहाँ उपयोग कर सकते हैं? कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको रोप दिया जाए, इससे पानी ज्यादा होने पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े? तो धान लगा सकते हैं, गन्ना लगा सकते हैं। तो धान और गन्ने के लिए उपयोगी क्या है? पानी।
अब अगर पूछे कि भैया बताओ, अच्छा यूपी में सबसे ज्यादा चावल कहां होता है, तो जहां पर ज्यादा बारिश होती होगी। ज्यादा बारिश कहां होती है, गोरखपुर साइड होती है, तो इस सेक्टर पर क्या होगा, चावल भी ज्यादा होगा, धान, वो चावल मतलब धान ज्यादा होगा। और यहाँ पर जो भी फसलें ऐसी होंगी जिनको पानी ज्यादा चाहिए, वो फसलें तो हो जाएंगी, लेकिन जिनको पानी कम चाहिए, जैसे चना, नहीं हो पाएगा। जैसे पान की खेती करना चाहें तो महोबा होगी। अब क्यों महोबा होगी, क्योंकि महोबा कैसा है, गोंडवाना लैंड कैसा है, नहीं ऊपर घापड़ भूमि होगी। ऐसे ही इलाकों पर पानी खेती करी जाती है, जैसे चाय खेती है। चाय खेती देखी तो होगी नहीं, आप लोग देखिए, अभी गूगल में सर्च कर लेना, यूट्यूब में देख लेना, वहां के जो खेत होंगे ना, फवारे लगे होंगे, वहां पर जैसे ना अपना गेहूं में पानी देते हैं ना, तो जीन नहीं रख देते हैं कि अब पहले ये वाला पाला भरे फिर दूसरे में काटना है, ऐसा करते हैं, नहीं करते। क्योंकि चाय को और पान को जल भराव नहीं चाहिए, पर डेली पानी चाहिए। तो या तो ढालनुमा खेत होता है तो उसमें शाम को पानी लगाते हैं, दिन में नहीं लगाते हैं, नहीं तो जड़ खराब हो जाएगी उसकी। शाम को पानी लगाते हैं, पानी क्या होता है, एक साथ बह के चला जाता है, और पानी खेत पर रुकता नहीं है। या तो ऐसा इलाका हो चाय के लिए, जैसे कि दार्जिलिंग है, पहाड़ी है कि नहीं, दार्जिलिंग कहां पर है, पश्चिम बंगाल। सर्वोत्तम क्वालिटी की जो चाय होती है वो कहां होती है, दार्जिलिंग पर होती है। सबसे ज्यादा चाय अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल में ना होकर कहां होती है, आसाम में होती है। लेकिन अगर पूछे साउथ में कहां चाय होती है, तो एक पर्वत है, उसका नाम है नीलगिरी। तो ज्यादातर जो चाय है या आपका पान है वो कहां पर होगा, पहाड़ी इलाकों पर होगा, क्योंकि जल भराव ना हो पाए। अपना धान जैसा पानी नहीं भरना है, तो ये इस इलाके पर खेती कैसी होगी, जिसको पानी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो भाबर या तराई क्षेत्र में पहला पॉइंट लिख लेते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र में जल भराव अधिक होता है। भाबर एवं तराई क्षेत्रों में जल भराव अधिक होता है, जल भराव अधिक होता है, जिसके कारण धान जिसके कारण धान और गन्ने की खेती अधिक की जाती है। धान और गन्ने की खेती अधिक की जाती है। धान और गन्ने की खेती अधिक की जाती है, परंतु जल भराव के कारण मच्छर और कीटों का प्रकोप अधिक होता है। जल भराव अधिक होने कारण मच्छर और कीटों का प्रभाव अधिक होता है। इसी कारण इन क्षेत्रों में बीमारियों की भी अधिकता होती है। इसी कारण मच्छर और कीटों का प्रभाव ज्यादा होता है, इसीलिए बीमारी की अधिकता होती है। जैसे सीजन आ रहा है ना, मच्छर ज्यादा आ रहे हैं, अब तो लोग क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, है ना। अभी कम हो रहा है, फिर केस आने शुरू होंगे टाइफाइड के, मलेरिया के, डेंगू वाले भी कुछ दिन बाद ना, और फिर लू चलेगी तो फिर थोड़ा सा डाउन मारेंगे। लेकिन अब मच्छर भी बड़ा मजबूत टाइप का हो गया है ना, उस पर ज्यादा लू का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात है, यहां पर पूछेगा किस प्रकार के जीव, जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर रेंगने वाले जीव क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो लिखो इसी क्षेत्र पर कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, इसी क्षेत्र पर कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप आदि प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप आदि प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मतलब खतरनाक इलाका है, कभी भी कहीं से कोई भी खतरा आ सकता है ना? एक आप लोगों ने नाम सुना है डॉक्टर विंड का नाम, एक नाम सुना है हरमट्टन पवन का नाम। अफ्रीका में एक पवन चलती है, उसका नाम है हरमट्टन। जैसे अपने यहां लू चलती है ना, वैसे ही गर्म पवन है, लू ही चलती है वहां पर, मान के चले। जैसे पूछेगा लू कहां चलती है, तो अपने उत्तर भारत में चलती है, और यही लू चली जाती है अब पाकिस्तान। तो वो लोग भी भारत से अलग हुए, तो वो लोग भी क्या कहते हैं, लू ही कहते हैं। लेकिन वो जैसे इराक ईरान चली जाती है,
तो वो लोग अपना अलग देश है तो अलग भाषा कहते हैं, वो कहते हैं सामल। क्या कहते हैं? सामल कहते हैं। होती वो क्या है? लू होती है। फिर उस इराक ईरान के आगे चलेंगे तो पड़ जाएगा अरब प्रायद्वीप पड़ जाएगा, जहां पर सऊदी अरब यूएई जैसे देश हैं, तो वहां के लोग उसे सिमूक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमूक कहते हैं। फिर उसी अरब से जुड़ा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। कौन जुड़ा हुआ है? अफ्रीका। तो अफ्रीका में देखा होगा जो अरब से जुड़ा हुआ है एक देश है, उसका नाम है मिस्र। क्या नाम है? तो मिस्र के लोग उस लू को कहते हैं खमसिन। क्या कहते हैं? खा है खरगोश वाला खमसिन, जो कमसिन बोलने लगो ना। क्या कहते हैं? खमसिन। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर एक देश पड़ेगा, उसका नाम क्या है? अल्जीरिया। क्या नाम है? अल्जीरिया। बीच में है लीबिया, तो लीबिया वाले उसे लीबियन कहेंगे, अल्जीरिया वाले उसे चिली कहेंगे। फिर जैसे अल्जीरिया खत्म होगा वहीं पर अफ्रीका के एक पर्वत है, उसका नाम एटलस पर्वत। अब पर्वत है तो हवा की दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो एक तो चला गई, आधी हवा चली गई यूरोप की तरफ, और जब यूरोप जाती है तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक सागर है, उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? अब कहां से गई थी वो हवा? भारत से। कहां गई थी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब गई थी, मिस्र गई थी, लीबिया गई थी, अल्जीरिया गई थी। ये सब इलाके कैसे हैं? मरुस्थली इलाके हैं। अरब प्रायद्वीप कैसा है? मरुस्थल है। अफ्रीका कैसा है? मरुस्थल है। तो मरुस्थल की मिट्टी कैसी होगी? बालू जैसी होगी, लाल कलर की होगी ना। वो मिट्टी में क्या है? लाल वाली बालू है, और बीच में सागर पड़ गया, भूमध्य सागर, और पानी भी उठा लिया, और मिट्टी पहले से उठाई थी, और ऊपर से जाकर इटली में वही पानी और मिट्टी सब क्या हो गया? गिर गया। तो पानी का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? लाल। तो वहां के देश के जो लोग हैं, अपने जैसे लोग हैं वो लोग, तो मानते हैं कि ऊपर देवता लड़ रहे हैं और खून कहां गिर रहा है? धरती पर गिर रहा है। उस देश का नाम है इटली। क्या नाम है? इटली नाम है। वो कहते हैं कि हमारे देश में क्या होती है? ब्लड रेन होती है, रक्त वर्षा होती है। तो रक्त वर्षा किस देश में होती है? आज से पूछेगा। इटली में। इटली की राजधानी का नाम क्या है? अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? उसका नाम है वेटिकन सिटी। नाम पता है ना? ये कहां पड़ता है? तो इटली की राजधानी का नाम क्या है? रोम के अंदर देश है। तो पूछेगा देश के अंदर देश कहां पर है? इटली के अंदर। इटली के अंदर एक देश नहीं है, कितने देश हैं? दो। एक तो वेटिकन सिटी है, दूसरा है सान मारिनो। तो इटली के अंदर कितने देश हैं? ऐसा केवल इटली भर में नहीं है, ऐसा दुनिया में दो जगह है। एक साउथ अफ्रीका है, वहां पर एक देश है, उसका नाम है स्वाजीलैंड, और एक का नाम है लोसोथे। तो पूछेगा दुनिया में कितने देश हैं? जिन देशों के अंदर देश हैं, तो एक दक्षिण अफ्रीका। तो रक्त वर्षा कहां होती है? फिर वो पानी जैसे गिर गया नीचे, तो जितनी गर्मी थी वो क्या हो गई? शांत हो गई। तो इटली में उस हवा को क्या कहते हैं? सिराको। और फिर जितनी गर्मी थी हवा की वो क्या हो गई? वर्षा से कम हो गई। फिर वो चली जाती है फ्रांस, तब उसे क्या कहते हैं? फॉन कहते हैं। तो फॉन पूछे कैसी है? गर्म है। लेकिन जैसे वो बगल के देश में जाएगी, स्पेन की तरफ, स्पेन में, तब उसे कहते हैं मिस्टल कहते हैं। पर्वत कौन सा बीच में पड़ा था? एटलस। एटलस से कुछ हवा मुड़ गई, उसी हवा का नाम था हबूब। महबूब नहीं, क्या? हबूब। सूडान के लोग क्या कहते हैं? हबूब कहते हैं। और फिर पश्चिमी अफ्रीका की ओर जब जाती है तब उसे कहते हैं हरमट्टन। समुद्र का किनारा है वहां पर, और समुद्र किनारे पे जो पानी होता है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो इसीलिए वहां पर मच्छर क्या हो जाते हैं? खत्म। इसीलिए उसे कहते हैं डॉक्टर विंड कहते हैं। तो डॉक्टर विंड किसे कहा जाता है? हरमट्टन को। कहां चलती है? पश्चिमी अफ्रीका में। है वही लू, लेकिन अलग अलग देश में जाएंगे तो अलग अलग नाम पड़ जाता है। तो एक हिस्सा हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इसका नाम क्या है? भाबर या तराई क्षेत्र। यहां पर जल भराव की मात्रा ज्यादा होगी। जब जब जल ज्यादा होगा तो मच्छर कीट ज्यादा अपने आप अनायास हो जाएंगे। दूसरे क्षेत्र का नाम क्या है? गंगा यमुना का मैदान। तो दूसरे भाग का नाम डालो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, या गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। 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 अब ये जमीन है बराबर, तो खेती के लिए कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। घर और बनाना आसान काम होगा, कठिन काम होगा? आसान काम होगा। तो लिखो यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से, यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से, यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कृषि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है।
अब देखो फसलें ना हम लोग करते हैं दो टाइप की, कुछ चीजें हम लोग ज्यादा खाते हैं, कुछ चीजें कम खाते हैं। जैसे डेली खाने में आप क्या पसंद करते हैं? रोटी पसंद करते हैं, यानी गेहूं कैसी है? खाद्यानिक फसल है। दूसरा कुछ लोग चावल ही पसंद होगा कि चावल जब तक नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग अगर कमरा लेकर रह रहे हैं तो ज्यादातर प्रयास करते होंगे चावल बना ली, तहरी बना ली जाए ना। अच्छा रोटी है, हाँ मतलब उनको चावल से पूरा नहीं पड़ता होगा ना। तो जो गेहूं और चावल है वो कैसी फसल है? खाद्यानिक फसल है। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें कहते हैं मोटे अनाज, जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब कैसे हैं? तो हम लोग खाने में दो प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं। हाँ चना, चना कैसे पता चलेगा? जिनको पानी कम देना पड़े। चना में 4-5 पानी देते हैं आप लोग, जरूरत पड़ा तो एक पौस हो अपने इस पूरे इलाके में, कई बार तो एक को नहीं देना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ नहीं, देखने से मोटा, जैसे जिसको आप कम खाते हो, जिसको कम खाते हो ये मान लेना कि ये मोटा है। अभी तो आदमी मोटे थे ज्यादा ना, दिमाग से ही मोटे थे, उनको पैसे की जरूरत थी तो कहीं पुलिस का फार्म डाले थे? नहीं, आराम से भैंसी पाले हो, घास काट के लाए, चरा के लाए, आराम से बढ़िया है। भैंसिया तो है, 2 लीटर दूध भी पड़े हैं, उनको कोई चिंता नहीं है कि उनको फेसबुक में फोटो भी नहीं डालनी थी उनको। यहाँ तो बहुत सारा तनाव इसी बात का है कि आज कुछ का तो काम यही है कि वी मार्ट चले जाते हैं, 3-4 ड्रेस चेंज करते हैं, वहीं पर फोटो लिया, आराम से डाल दिया, है ना। तो हाँ, तो बढ़िया चीजें हैं। खैर, तो इन लोगों को ये तनाव नहीं था। तो लिख लेते हैं कुछ बातें। कृषि के लिए कैसी है इलाका? बढ़िया है। अगला लिख लो, इस क्षेत्र में खाद्यानिक और मोटे अनाज की दोनों फसलें उगाई जाती हैं। इस क्षेत्र में खाद्यानिक और मोटे अनाज की फसलें उत्पादित की जाती हैं। खाद्यानिक और मोटे अनाज की फसलें उत्पादित की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं। अच्छा, जैसे लोगों का बुढ़ापा आता है तो अक्सर वो कहते हैं कि भैया हमारा जॉइंट पेन कर रहा है ना, जोड़ दर्द करे, किसी गांठी, किसी के हाथ पैर पकड़ लगते हैं ना, तो डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर कौन सी दवाइयां देता है उसको? कैल्शियम की देता है। और कैल्शियम की कमी होती है, क्यों होती है? चलो यही हम बताना चाहते थे। तो मतलब बुढ़ापे में क्या कमी हो रही है? कैल्शियम की। तो अब कैल्शियम की बिना दवा खाए कैसे पूर्ति कर लें? तो उसके लिए विकल्प है कि दूध अंडा खा लेते हैं हम लोग। तो दूध का कलर कैसा है? सफेद। हाँ, खाए हो मतलब तुम, लीवर का इलाज कराओ तुम अपने। तो चलो, अच्छा फिर इसके बाद चलते हैं। ये इधर वाला जो हिस्सा था, इस वाले हिस्से का नाम क्या था? भाबर या तराई। इसके बाहर अगर चले जाते हैं तो वहां पर कौन सा पर्वत था? हिमालय। हिमालय के फोटो गए तो होगे, नहीं फोटो देखिए, गए हैं। किस कलर का दिखता है? व्हाइट दिखता है, सफेद दिखता है। तो दुनिया में जो चीजें आपको दिखाई दें सफेद, मान लेना क्या है? कैल्शियम। जैसे शरीर में अस्थियां हैं, वो किस कलर की हैं? और दांत हैं आपके तो कैसे हैं? काहे के बने हैं? यानी जो सफेद दिखे, अब सबको सफेद ना मान लेना, मतलब क्या है? कैल्शियम ज्यादा है। और यहां पर जितनी भी ये जो गंगा यमुना सब आई है, कहां से आई है? हिमालय से। तो जब हिमालय से आई हैं तो वहां से क्या तोड़ते हुए आई हैं? हिमालय पर्वत को तोड़ते हुए लाई हैं। और हिमालय कैसा है? सफेद। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये हमारे इस पूरे क्षेत्र में इस मिट्टी में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? तो लिखो, गंगा यमुना के मैदान में कैल्शियम की मात्रा अधिक है। अभी तो खाता थोड़ी अपनी मिट्टी है, हाँ? गंगा यमुना के मैदान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक है। गंगा यमुना के मैदान में कैल्शियम की मात्रा अधिक है, कैल्शियम की मात्रा अधिक है। अब इस मिट्टी को हम लोग एक नाम दे देते हैं, इस क्षेत्र की मिट्टी को क्या कहते हैं? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, तो क्या नाम देते हैं? जलोढ़। क्या कहते हैं? तो लिख लो, इस पूरे क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लेफ्ट राइट आसाम साइड पे जाती है, मेघालय।
इस पूरे क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और भारत में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। अब इसके दो हिस्से कहे जाते हैं, एक हिस्सा कहते हैं बागर या उसे कहते हैं प्राचीन जलोढ़ कहते हैं, एक को कहते हैं खादर। ऐसे गंगा जी इस टाइम पर आप अगर जाएंगे तो गंगा जी में कई काफी दूर तक आपको बालू में चलकर गंगा जी के पास जाना पड़ेगा, और जिस समय बारिश हो रही होगी उस समय बालू में आपको चलने की आवश्यकता, गंगा जी खुद आ गई होंगी, वहां तक नहीं आ गए होंगे। तो गंगा का पानी या किसी भी नदी का पानी साल में जब वर्षा काल होता है तो मैक्सिमम स्तर पर पहुंच जाता है, फिर बारिश जैसे धीरे धीरे कम होती है, पानी किनारों से कम होता चला जाता है। लेकिन वहां पर जो नदी जब बह रही होती है तो बहुत सारा अवसाद लाती है, वो अवसाद वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तो एक सीधी सी बात कह सकते हैं, जहां पर नदी के बाढ़ का पानी चढ़ जाता है उसे कहते हैं खादर, और जहां पर आप बैठे हो यहां चढ़ता है तो यहां की मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर। तो जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की है? अब किसकी मिट्टी हर साल नहीं हो जाती है, तो ज्यादा उपजाऊ इनमें से कौन सी होगी? खादर होगी। अपने हम लोग खेत क्यों जुतवाते हैं? क्योंकि मिट्टी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और वहां तो नई आ जाती है तो ज्यादा पक्का क्या होगी, उपजाऊ होगी। वहां पर देखा है कभी ट्रैक्टर चलाते हुए? सब्जी वब्जी जो लोग लगाए होते हैं नहर किनारे, कुछ नहीं, ऐसे जाकर रोप दिया, सब कुछ हो जाता है, कुछ करने की आवश्यकता। अब लेकर चला जाए कोई आदमी नहीं कि हम जोतेंगे उसको, तो पहले जेसीबी बुलाने पे, ट्रैक्टर निकलवाने के लिए नहीं बुलाने। तो जैसे नई मिट्टी हो जाएगी तो कोई उसको जुताई की आवश्यकता नहीं है। तो लिख लो, जो जलोढ़ मृदा है वो दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। एक को क्या कहते हैं? बांगर। पहले वाली को क्या कहते हैं? बांगर। इसे कहते हैं प्राचीन जलोढ़ कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? खादर। खादर को ही क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ कहते हैं। ये दोनों लिख लेना आप लोग। अच्छा, आपसे कभी पूछ लिया जाए पूरी पृथ्वी में कौन सी मृदा ज्यादा पाई जाती है, तो उत्तर चेंज हो जाएगा। खैर, अब भारत में अगर पूछेगा तो जरूर उत्तर देंगे। अब ऐसा क्यों है? भारत के साथ ना कुछ चीजें अलग हैं। जैसे ये है पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींच दी, भूमध्य रेखा, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त है ना, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त है ना। तो ये जो सीधी सीधी रेखा है इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी देश की जलवायु अगर आपको जानना है तो क्या पता हो आपको? अक्षांश रेखा है। ये रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री उत्तर में, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है। तो यहीं तक क्या पहुंचता है? सूर्य पहुंचता है। वो किस रेखा से किस रेखा तक जाता है? कर्क से मकर तक। वो 21 मार्च को किस रेखा पर होता है? विषुवत रेखा पर। और फिर वो चल देता है उत्तर की ओर, और किस रेखा तक जाता है? कर्क रेखा तक। कब पहुंच जाता है? 21 जून को। 21 जून को किस रेखा पर पहुंच गया? कर्क रेखा। कितने डिग्री पर पहुंच गया? 23.5। 23.5 के ऊपर सूर्य का प्रकोप नहीं जाता। फिर यहीं से क्या करेगा? वापसी। वापसी करेगा तो फिर किस रेखा पर? इसी रेखा पर फिर आ जाएगा। कब पहुंच जाएगा? 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को किस रेखा पर है? तो दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे अगर बीचों बीच है ना। और फिर ये कर्क रेखा पर फिर पहुंच गया। कब पहुंच गया? 22 दिसंबर को। फिर कितने डिग्री पर पहुंच गया? 23.5। क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी कितने डिग्री है, इसीलिए इसका ज्यादा प्रकोप कहां होता है? 23.5 डिग्री तक ही होता है। तो इस इलाके पर ज्यादा क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। तो कोई भी देश अगर इस हिस्से पर होगा तो कैसी जलवायु होगी? गर्म जलवायु। और इसके ऊपर होगी तो ठंडी। अगर यहां पर है तो ठंडी। अगर यहां पर कोई देश है तो रहने लायक इलाका नहीं है, आदमी बहुत कम पाए जाएंगे आदमी लोग ना। जैसे कुछ ग्रीनलैंड में बहुत कम मात्रा में लोग हैं, क्योंकि इसके आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा क्या है? नीचे है। तो दुष्कर जीवन होगा। जैसे अंटार्कटिका है, वो नीचे है, तो वहां पर लोग रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो लोग जो रहते हैं इस इलाके पर रहते हैं, या तो इस इलाके पर रहते हैं। इस इलाके पर होंगे तो कैसी जलवायु होगी? गर्म। अब गर्म किसी को देखना है कि जलवायु है तो कैसे पहचानेंगे? आदमी का रंग देख लेना, है ना। जैसे आप केरल चले जाओगे तो रंग कैसा होगा? तो समझ लेना कि ज्यादा गर्म इलाके में है ना, तवे में भूंज दिया गया। श्रीलंका चले जाओगे तो और हो जाएगा।
लेकिन आप जैसे ऊपर जाएंगे, अपने उत्तर प्रदेश के ऊपर निकलो, आप पंजाब चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, तो कैसे लोग होंगे? रंग साफ हो जाएगा। तो दुनिया भर की जलवायु का जो निर्धारण होता है वो कौन सी रेखाएं करती हैं? अक्षांश रेखाएं कौन करती हैं? लेकिन भारत में जलवायु गर्म है, ठंडी, उसका निर्धारण कौन करता है? हिमालय पर्वत। कौन करता है? अब बताओ, पूरी पृथ्वी में जल ज्यादा है कि भूमि ज्यादा है? जल ज्यादा है। तो जैसे अपने यहाँ गांव से जितने आते होंगे उनको चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लानी पड़ती होगी, नहीं तो शादी बारात में लानी पड़ती होगी ना। तो तालाब वाली उस मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? कचीला कहते हैं। कचीला मतलब काली मिट्टी लाते हैं। तो जहां जहां पानी भरा होगा वहां मिट्टी कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी पक्का। तो फिर ज्यादा पृथ्वी में अगर पानी है तो मिट्टी कैसी हो जाएगी? तो पूरी पृथ्वी में कौन सी मिट्टी ज्यादा है? लेकिन भारत में पूछे कौन सी मिट्टी ज्यादा है? जलोढ़ मिट्टी। ये दोनों हम लोग प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं भारत वाले। भारत में अलग अलग टाइप की जलवायु है, अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग हैं, अलग अलग देवता हैं क्षेत्र वाइज के हिसाब से ना। उत्तर में अब पापा भी करिया होंगे तो गोरे थोड़ी हो जाएंगे। पापा सही ढूंढे जाए घर, हाँ गोरे कैसे होंगे? मम्मी बढ़िया ढूंढ के लाओ, फिर एक दो ही चीजें हो सकती है। जैसे कोई सांवला लड़का है तो भैया पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पुलिस में हो जाओगे तो गोरी लड़की मिल जाएगी, और नहीं तो लड़की ही मिल जाए, यही बहुत है तुम्हारे लिए। हा? अब आगे चला जाए, चलते हैं। आखिरी वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। डालो अच्छा, हेडिंग डालो, भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड। भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी मिट्टी में कैल्शियम तो ज्यादा है, लेकिन अपने खेतों में आप क्या डालते हो? इस समय गोबर जमा कर रहे होगे, और जैसे गेहूं कट जाएगा टाली में लदवा के नहीं भेजो गोबर। यानी हमारे यहाँ ह्यूमस की कमी, अवसाद की कमी हमारी मिट्टी में। काहे की? अवसाद की। अब अवसाद की कमी इसलिए है क्योंकि हम लोग ना जब धान कटवाते हैं तो जड़ से कटवाते हैं कि नहीं कटवाते हैं? गेहूं बांधना होता है, बोझ बांधेंगे ना, नहीं कटवाते? ऊपर से कटवा देते हो, बाली वाली कटवाते हो। अपने यहाँ बहुत कम लोग हैं जो आग लगाते हैं प्याल में ना, खेत में ज्यादातर कटवा देते हैं, पंजाब साइड होता है। और अपने यहाँ भूसा भी खिलाना है जानवर को तो गेहूं भी जड़ से कटवाते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे यहाँ औसत क्या है? कम है। तो और दूसरा, अपने यहाँ जैसे अपने खेत में जैसे गेहूं बोए गए तो उसमें ना सबसे पहले स्टॉक लगा लेते हैं, हर किसान स्टॉक लगा लेता है यूरिया और डीएपी का। तो यूरिया के बोरी के ऊपर देखो लिखा होगा नाइट्रोजन 46.5% कुछ लिखा होगा ना, यानी हमारी मिट्टी में क्या कमी है। और डीएपी पर अगर देखा होगा तो लिखा होगा फास्फोरस पोटेशियम लिखा होगा, यानी हमारी मिट्टी में क्या कमी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी। इसीलिए उनको खादों से क्या करते हैं हम? कोई कोई जिंक भी डलवा देता है ना, जिनके खेतों में दीमक लगता है ज्यादा तो वहां पर जिंक का प्रयोग करते हैं। तो हमारी मिट्टी में कमी है कौन सी? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की। लेकिन अधिकता पूछे किसकी है? कैल्शियम की। जब भी खुदाई अगर करवाई जाए 7-8 फुट जैसे खोदा जाता है, अपने यहाँ टेढ़ा मेढ़ा एक सफेद कलर का पत्थर मिलना शुरू हो जाता है, इक्का दुक्का मिलना शुरू हो जाता है। वो सब कहां से आया? हिमालय से आया है। उसका भी कलर कैसा है? सफेद। हिमालय कलर भी कैसा है? सफेद है। अब इस हिस्से पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो भारतीय प्रायद्वीप पे लिखते हैं, लिखो भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड क्षेत्र पर, या गोंडवाना लैंड क्षेत्र पर पठारी भूमि अधिक पाई जाती है। पठारी भूमि अधिक पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप या गोंडवाना लैंड की भूमि पर पठारी भूमि अधिक पाई जाती है। कभी गए आप लोग झांसी, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर ना, तो कहीं पर जमीन ऊंची हो गई, फिर बराबर हो गई, खाली हो गई, फिर ऊपर नीचे होगी, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? पठारी भूमि कहते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों पर मोटे अनाज की फसलें अधिक उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों पर मोटे अनाज की फसलें अधिक उगाई जाती हैं। मोटे अनाज की फसलें अधिक उगाई जाती हैं। तो पूछेगा मोटे अनाज के लिए कौन सी भूमि ज्यादा बढ़िया है?
जैसे इस क्षेत्र से जितने लोग आते होंगे वो लोग गेहूं कम बोते होंगे, धान कम लगाते होंगे, लेकिन बाजरा है, ज्वार है, मटर है, ये अलसी है, इन चीजों को क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। यही जैसे दलहन है, दालें हैं, वो खेती कहां पर ज्यादा होगी, इस वाले हिस्से पर, और इसके नीचे चले जाएंगे एमपी चले जाएंगे तो वहां भी खेती ज्यादा होगी। तो भारत में सबसे ज्यादा दलहन कहां होती है, एमपी में। सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन कौन करता है, भारत। अपनी जितना उगाते हैं सब खा जाते हैं, और सबसे ज्यादा मंगाते भी कौन है, भारत वाले। दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कहां पर, भारत में। और दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का आयात कौन करता है, भारत। क्योंकि हमारे देश के लोग वो कहते हैं कि भैया मंगलवार को और शनिवार को फिर उनको दालें खानी है, ना तो अंडा खा सकते हैं बेचारे, ना मुर्गा खा सकते हैं, और कुछ तो वाले खाते हैं नहीं किसी किसी दिन, तो दालें पियेंगे फिर। तो कई बार ना सब्जी बहुत महंगी हो जाती है, तो दालें एक अंतिम सहारा बचती है। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का, अच्छा कड़ी भी अगर आप खाते हैं ना तो उसके लिए भी चना जरूरी है, तो दाल का सबसे ज्यादा आयात कौन करता है, दाल की पूछे का सबसे ज्यादा खपत कहां पर है, तो भारत में। अब इस पर क्या मिलेगा, तो लिखो इस भाग पर, इस वाले हिस्से पर खनिज संपदा पाई जाती है, इस वाले हिस्से पर खनिज संपदा पाई जाती है, खनिज संपदा पाई जाती है। अब पूछे कौन सा खनिज पाया जाता है यहां पर, तो कुछ मिलता है, तो लिख लो जैसे, जैसे ललितपुर से यूरेनियम, जैसे ललितपुर से यूरेनियम, माचिस बनाने के लिए बहुत है, बम बनाने के लिए नहीं मिलता। जैसे ललितपुर से यूरेनियम, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली से कोयले के भंडारण मिलते हैं, में कोयले के भंडारण मिलते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में कोयले के भंडारण मिलते हैं। एवं इसी क्षेत्र पर, इसी क्षेत्र पर लोहे के भी भंडारण पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र पर लोहे के भी भंडारण पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र पर लोहे के भी भंडारण पाए जाते हैं। अच्छा आप लोगों को याद है दूसरी जो पंचवर्षीय योजना बनी थी उसका उद्देश्य क्या था, उद्योग धंधों का विकास करना। तो 3 जगह लौह इस्पात फैक्ट्री लगाई गई थी, कहां कहां पर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर नहीं लगाई गई थी। तो ये भिलाई कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ पर। वहां पर ज्यादा क्या है, कोयला, और वहीं पर क्या मिल गया, लोहा। तो लोहे को अगर गलाना है, स्टील बनाना है उसको, तो उसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के लिए क्या चाहिए, कोयला जला दिया जाए। तो इसीलिए यहां पर क्या है, कोयला भी और क्या है, लोहा है, और पूरे इलाके पर ये सब चीजें नहीं है। इसलिए नोट करके एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, यूपी में केवल एक लौह इस्पात फैक्ट्री, उसका नाम है हिंडाल्को, वो कहां पर है, सोनभद्र में। तो लिख लो, नोट करके लिख लेना, उत्तर प्रदेश में एकमात्र लौह इस्पात फैक्ट्री है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र लौह इस्पात फैक्ट्री हिंडाल्को है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र लौह इस्पात फैक्ट्री हिंडाल्को है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र लौह इस्पात फैक्ट्री हिंडाल्को है। सर नहीं पता, हिंडाल्को है जो सोनभद्र में स्थित है, एक बार चेक कर लेना उसको, जो सोनभद्र में स्थित है। अब जैसे पूछेगा कजराहट का नाम सुना आप लोगों ने, डल्ला पूछे काहे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लोहे और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है पूछेगा डल्ला और कजराहट, तो मिर्जापुर में। कहां पर है, मिर्जापुर में। अब अगली बात और पूछेगा और क्या मिलेगा यहां पर, तो कुछ खास बातें लिख लो, महोबा से, महोबा से, महोबा और बांदा दो लिख लेना, महोबा और बांदा से हीरे भी पाए जाते हैं, हीरे भी पाए जाते हैं, इक्का दुक्का कभी कभी। महोबा और बांदा से हीरे भी पाए जाते हैं, कोई खान नहीं हमारे यहां उत्तर प्रदेश में, है ना, पर कभी कभी ना मिल जाते हैं यहां पर, ऐसा नहीं कि मिलते नहीं यहां पर।
पर अगर पूछे सोना मिलता है अपने उत्तर प्रदेश में तो नहीं मिलता है। यूपी का पिछड़ेपन का कारण क्या है? क्योंकि यहां पर क्या नहीं है? खनिज नहीं है। और दूसरी बात अगर सोचो तो यूपी को अगर कोई जिंदा रख सकता है सही से तो दो चीजें, एक तो आदमी खूब शराब पिए, सरकार को टैक्स दे, जिसमें सबसे ज्यादा जो पैसा प्राप्त होता है यूपी का से मद से, शराब और सिगरेट से। दूसरा, यूपी सरकार अब ये तो कह नहीं सकती सब लोग शराब पिए, आज से शुरू से सबका साथ सबका विकास ऐसे योजना लॉन्च कर दे कि आज से सब लोग 2 पैक, योजना लॉन्च होती है ना। तो इसके लिए सरकार ने कुछ योजना बना ली कि सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, टूरिज्म पर काम करेंगे। तो देख रहे होंगे बहुत जगह क्या बन रहे हैं, सड़कें अच्छी अच्छी बनाई जा रही हैं और मंदिरों का बढ़िया विकास किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। अब चित्रकूट जाना है, सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेस छोड़ो, जल्दी से पहुंचोगे। पूर्वांचल से आप पहुंच सकते हो, आप अयोध्या जा सकते हो, आप बनारस जा सकते हो, हाँ मेमो से। तो इसलिए सब टूरिज्म का क्या किया जा रहा है, यूपी में विकास किया जा रहा है कि ज्यादातर क्या हो जाए, जैसे प्रेरणा स्थल बना दिया गया तो क्या होगा, लोग घूमने जाएंगे। और जब घूमने जाएंगे तो 50 रुपए टिकट देंगे, 100 रुपए टिकट देंगे, कहीं 250 की टिकट देंगे। और जब वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाएंगे। और जब कोई आदमी घूमने जाता है, अकेले कोई घूमने जाता है, मजा नहीं आता ना। तो अब किसी ना किसी के साथ जाएगा, और जैसे परिवार के साथ चला गया तो वहां जो देखेगा सामान वो भी खरीदेगा। तो इससे क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो टूरिज्म से क्या बढ़ता है, रोजगार भी बढ़ता है, इनकम भी आती है। अब या तो गाड़ी से बैठ के जाएगा अपनी खुद की, या तो बस से जाएगा, तो सरकार को क्या होगा, जब भी आप जाएंगे तो टोल टैक्स सरकार को देंगे, है ना, और या टिकट लेंगे सरकार से। तो इसलिए सरकार को बहुत सारा फायदा होता है। इसीलिए बड़े बड़े आयोजन के लिए हर देशों की मेजबानी के लिए बोली लगती है। जैसे नहीं आप ये सुना होगा, अहमदाबाद में क्या होगा, राष्ट्रमंडल खेल होंगे 2030 के, तो अहमदाबाद को सजाया जाएगा। और बड़े बड़े आयोजन हमारे भारत को इसलिए नहीं मिल पाते हैं, जैसे कभी सुना है कि ओलंपिक हो रहा है भारत में, कभी सुना है कि फीफा फुटबॉल कब हो रहा है भारत में, नहीं हो रहा है। क्योंकि उन खेलों खेलने वाले ज्यादातर यूरोपीय कंट्री के देश काफी सारे भाग लेंगे, और यूरोप के लोग अगर भारत में आएंगे तो बिल्कुल एकटक लोग दिखेंगे यहाँ पे और पीछे करता चले जाएं। तो इसलिए भारत के लोगों को पहले अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, अपने इरादे नेक करने पड़ेंगे, तब ये सब बड़े आयोजन मिलेंगे। अब इस भारतीय प्रायद्वीप वाले हिस्से के बाद चलते हैं हम लोग। अब हेडिंग डालो आप लोग, उत्तर प्रदेश की नदियां या यूपी का अप्रवाह तंत्र, यूपी का अप्रवाह तंत्र या उत्तर प्रदेश की नदियां। नदियां शायद हम लोग पहले पढ़ चुके थे ना, पर यूपी की नहीं पढ़े थे हम लोग। गंगा तो पढ़ ही लिखे थे हम लोग ना, और यूपी के अगर नदियां पढ़ना है हमको तो बस एक ही नदी पढ़नी है हमको, केवल गंगा। अगर गंगा पढ़ेंगे तो सारी नदियां किससे जुड़ी हुई हैं, गंगा से। तो हम गंगा का तंत्र पढ़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश की सारी नदियां पढ़ ली, उसके अलावा कोई नदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे एक पेड़ है, पेड़ में एक शाखा इधर गई फिर उधर गई, उस शाखा से शाखा जुड़ी होती हैं। तो ऐसे ही हमारी जो नदियां हैं, जैसे एक नदी है गंगा की सहायक, उसका नाम है यमुना, उस यमुना मिलती है हिंडन, उसी पर मिलती है चंबल, उसी पर बेतवा, उसी पर केन मिलती है। तो सहायक है, फिर सहायक की सहायक है, फिर उसकी सहायक है। तो इस प्रकार के तंत्र को कहते हैं वृक्षाकार। तो हमारे भारत में जो नदियां हैं वो किस रूप में है, वृक्षाकार रूप में है। और दूसरा, उनकी जो गति है, जो चलने का तरीका है, वो लहरा के बहुत चलती है ना, जैसे सांप लहरा के चलता है। तो उनके प्रवाह की गति जो कैसी है, सर्पिलाकार है। कैसी है, सर्पिलाकार है। तो एक नदी का नाम डालो आप लोग, गंगा नदी। और कुछ बातें जाननी है हम लोगों को गंगा के बारे में। टाइम है हम लोगों को पास ना अभी, ठीक है। नदी का नाम क्या है, गंगा। आप लोगों से पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा है ना। और सबसे ज्यादा आबादी भी किस नदी पर रहती है, गंगा सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, तो उत्तर प्रदेश में। कितने राज्यों में बहती है, तो 5 राज्यों में। तो गंगा की कहानी हम लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी, सुनी है, पर फिर भी सुनना चाहते हैं तो हाँ सुना देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मन नहीं लग रहा था, फरवरी का महीना चल रहा, मन किसी से और लगाओ यार, हमसे नहीं। चलो अच्छा, अभी फिलहाल एक गंगा पर चलते हैं और एक अयोध्या नगरी है।
ज्यादा फरवरी में भी ना रहो। तो अयोध्या पर चलते हैं। अयोध्या के एक राजा थे, उनका एक वंश है, उसका नाम, भगवान राम के एक वंशज है, उनका नाम था इक्ष्वाकु। क्या नाम था? इक्ष्वाकु वंश के, राजवंश के राजा रहते थे। उसी राजवंश के एक राजा है जिनका नाम है सगर। क्या नाम है? सगर नाम के राजा हैं। और धरती पर जो भी राजा बनता है या धरती पर जो लोग पैदा होते हैं, हम में सब चाहते हैं कि अब यहां जो जीवन है वो कट जाए जैसे कट जाए, लेकिन लास्ट में हमको कहां मिले टिकट? स्वर्ग की टिकट मिले। सब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते? चलो सब मैं स्वर्ग नाम की चीज समझ में नहीं आ रही। स्वर्ग कुछ होता नहीं, खैर, लेकिन जो कथा कहानी में स्वर्ग है वो स्वर्ग की बात करते हैं हम लोग। तो जो सगर नाम के राजा हैं वो स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, पर वो स्वर्ग के नागरिक नहीं बनना चाहते, वो स्वर्ग के सीधा राजा बनना चाहते हैं। तो राजा बनने का अलग रूल है। हम लोग अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। तो सगर को पता है कि जो धरती का राजा 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो सीधे क्या बन जाता है? स्वर्ग का राजा, अर्थात उसे क्या कहा जाएगा? इंद्र कहा जाएगा। तो जो तत्कालीन इंद्र होता है वो कभी नहीं चाहता कि कोई धरती में कितने यज्ञ कर ले? 100। वो सबको करने देता है पहले खूब, पर वो 99 पर रुकवा देता है सबको। तो अब सगर जो है वो कितने कर चुके हैं? 99 कर चुके हैं। इनकी 2 पत्नी हैं, एक का नाम है केसनी और एक का नाम है सुमति। क्या नाम है? 2 पत्नियां इनकी। अब जब वो समय के लिए तैयारी कर रहा है, पूजा वूजा सामान, पंडितों को आमंत्रण दे रहा है, तब कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि यार देखो ये मरा जा रहा है स्वर्ग जाने को, अभी तक इतने दिन हो गए और इसके अभी तक एक बच्चा भी नहीं है घर पे खेलने वाला, और अपना सीधा स्वर्ग जाने की व्यवस्था कर रहा है। ये राज कौन चलाएगा, परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर इसका कोई ध्यान नहीं है। तो उसके दिमाग में बात अभी तक नहीं आई थी, लेकिन जब कानों में सुनाई दिया तो क्रोध में आ गया। उसने कहा यज्ञ बाद में होगा, पहले कितने यज्ञ किए हैं उसने? अगर हर साल भी किए हैं तो ठीक ठाक उम्र हो गई है, अब उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिर उसने कुछ सहारा लिया। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, फिर से यज्ञ करना पड़ेगा, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो यज्ञ किया गया। तो भगवान भी कुछ इस प्रकार है, कभी देते नहीं तो बहुत मुश्किल से देते हैं, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इसको भगवान ने वरदान दिया और छप्पर फाड़ के दिया। इसको 2 ऑप्शन दिए, पत्नी कितनी है? कहा गया एक पत्नी के तुम्हारे एक लड़का होगा। कितने? केसनी ने कहा कि भैया हमको बस एक ही चाहिए। सुमति ने कहा कि नहीं, जितने देना चाहो वो दे सकते हो। कितने बच्चे? 60,000। तो राजा घर में जहां एक को बच्चा नहीं था, कितने हो गए? 60,000 एक हो गए। अब कैसे हुए इसके लिए उस समय जानना पड़ेगा। इसमें से जो बड़ा लड़का था उसका नाम क्या था? असमंज। क्या नाम था? असमंज। असमंज बड़ा हो गया और राजा का लड़का है। अब राज परिवार में बड़ा बड़ा है तो ऊट पटांग हरकतें हैं उसकी। वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ले आता है, सरयू नदी में फेंक देता है। जब डूबते हैं तो उसको बड़ा मजा आता है, वो कह रहे हैं बचाओ बचाओ, उसको आनंद आ रहा है खेलने में। तो पापा से लोग शिकायत बता रहे हैं कि यार संभालो। तो पापा भी सबके हम लोगों जैसे होते हैं, नहीं सुधर रहा है तो सबके पास प्रयास करते हैं कि सुधर जाए, नहीं सुधरता तो दूसरे घर से लड़की ले आते हैं कि शायद ये सुधर दे, इस सारे में रहते हैं। तो इसकी भी क्या कर दी? शादी। अब शादी के बाद जो होना चाहिए उसको पता था अच्छे से, तो इसके एक लड़का हो गया कुछ सालों में। इसका नाम क्या था? अंशुमान। अब राजा कौन है? सगर। सगर ने कहा देखो भाई, हम इसको, सबसे बड़ा यही उत्तराधिकारी होगा, अगर इसको नहीं बनाते हैं, बनने लायक है नहीं, तो इसके बेटे को बना देते हैं राजा। किसको? अपने बच्चों से काम खत्म कर दिया। ये जैसे बड़ा हुआ 16-17 साल का, इसने कहा कि बाबा ऐसा करिए, 99 पर कब तक टिकेंगे, 100 करिए आप। तो समय अश्वमेध के लिए घोड़ा छोड़ दिया गया। अब जो इंद्र होता है वो नहीं चाहता है कि यज्ञ पूरे हों। उसने क्या कर दिया, एक ऋषि हैं, उनका नाम है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका नाम है, उनके आश्रम पर वो घोड़ा बांध के चला गया इंद्र, और बांध के अपना स्वर्ग चला गया। अब इनके लोग घोड़ा ढूंढ रहे हैं, वो सब राजाओं घर में अंदर कमरे में ढूंढ के आ रहे हैं, घोड़ा शायद बांधे हो। अब घोड़ा हो तो मिले। अब वो पूरा घूम फिर के आ गए, फिर नहीं मिला, फिर वो प्यासे हो गए बेचारे। तो आश्रम उनको दिखाई दिया किसका? जब पानी मांगने पहुंचे तो घोड़ा वहीं बंधा हुआ था। तो ये सब ना क्रोध में बेचारे ढूंढ रहे हैं काफी दिन से।
तो देखा कि यार गरिया रिया दिया होगा। वो कपिल मुनि का समाधि में लीन थे, वो जगे और कहा कि 60,000 जो सगर के पुत्र हैं वो सबके हो जाएं, भस्म हो जाएं। तो भस्म हो गए, यानी अचानक क्या हो गई, मृत्यु। अकाल मृत्यु होने पर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष भी नहीं मिलता है, आत्माएं कहते हैं भटकती हैं। अब ये लोग ढूंढ रहे थे किसको, घोड़ा को। अब वो ढूंढ रहा है किसको, चाचा लोगों को। घोड़ा तो बात की बात है। फिर पता चला गया, निपट गए तो किनसे पूछा। अब वो कपिल मुनि से कहता है कि निपटा तो दिए हो, पर अब कुछ विकल्प बताओ, इनको तर्पण कैसे हो, ये स्वर कैसे जाएं। तो इन्होंने बताया एक विकल्प है, तुमको जाना पड़ेगा किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। उनके पास क्या है, गंगा, उनको धरती पर लाना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेगा, गंगा को लाने का प्रयास करेगा। नाम क्या है, तपस्या करता रास, ब्रह्मा को प्रसन्न नहीं कर पाया। इसके लड़के का नाम था दिलीप, खूब तपस्या करी, नहीं ला पाया। इनका लड़का था, उसका नाम था भगीरथ, वो तपस्या किया और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से कहा कि भैया गंगा दे दो, तो गंगा जी को देने के लिए ब्रह्मा जी रेडी हो गए। गंगा जी बीच में बोल पड़ी कि नहीं नहीं भैया, हम स्वर्ग से जाएंगे, हमें खुद में इतना वेग है कि धरती में प्रलय आ जाएगी, तो हमको एक आदमी चाहिए जो बीच में रोक सके। तो इस भगीरथ ने पूछा कि कौन रोक सकता है आपके वेग को, किसी में दम नहीं है भैया रोकने की। तो उन्होंने कहा है एक आदमी, उसका नाम क्या है, शिव। तो शिव से बात करो जाके। अब शिव से भी बात करने कौन जाएगा, भगीरथ जी जाएंगे। अच्छा, गंगा जी की और शिव जी की एक बहुत पुरानी लड़ाई थी। शिव जी की शादी किसके साथ हुई थी, सती के साथ पहले हुई थी। सती फिर अपने पापा के यज्ञ में अपने आप को सती कर ली। तो फिर शंकर जी क्या हो गए, अकेले नहीं हो जाएंगे बेचारे। अकेले हो गए तो बेचारे कई लोगों ने उनसे प्रयास किया कि चलो इनका घर बस जाए। उस प्रयास में गंगा जी भी एक बार गई, और फरवरी का महीना चल रहा होगा। शंकर जी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, बारात आएगी, तुम्हारे घर आएगी, पर तुम्हारी छोटी बहन शादी होगी हमारी। उसका नाम क्या है। अब गंगा जी को दिल पर यह बात लगी थी कि यार ये आदमी हमको अपनी तरफ से कहने के बावजूद ही मना किया है, तो नाश काटो, कैलाश से गिराते हुए नीचे लाएंगे। और गंगा इसी प्रयास में थी। तो शिव जी से बात करी, शिव जी ने कहा ठीक है आप भेज सकते हैं। शिव को पता है कि गंगा ऐसा करना चाहते हैं। गंगा का अवतरण हुआ और शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। अब वो शंकर जी गिराना तो खैर गिरा नहीं पाए, लेकिन भगीरथ बेचारा फंस गया। कई साल हो गए, वो इंतजार कर रहा है कि इधर चलना है, शंकर जी कब छोड़े। फिर शंकर जी के हाथ पैर जोड़े, तो गंगा बड़ी क्रोध में थी, जो बदला लेना चाहती तो बदला नहीं ले पाई। तो उनकी कई सारी जल धाराएं हो गई। एक को कहा गया भागीरथी, एक को भील गंगा, एक को मंदाकिनी, एक को धौली गंगा, एक को पिंडर, एक को अलखनंदा। 7 धाराएं जब एक साथ मिल जाएंगी तभी उसका नाम पड़ता है, गंगा नाम पड़ता है। इससे पहले वो अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। अब जब वो एक हो गई तो भगीरथ उनको बता रहे हैं कि माता जी ठीक हमारे पीछे हो, अमृत लेकर चल रहे हैं, तो चलती हो। अब वो गुस्सा में है क्योंकि बदला नहीं हो पाया, तो गुस्सा अभी भरा हुआ है। तो जो रास्ते मिलता है सबको बहा ले जाते हैं। एक ऋषि का आश्रम था, उसका नाम था जूहू। भगीरथ तेजी में थे कि चाचा लोगों के पास पहुंचना है हमको जल्दी से ना। तो जूहू का आश्रम था, पूरा जूहू मतलब खड़ा था आश्रम में। थोड़ी देर बाद ऐसे पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था आश्रम में, केवल जूहू लंगोटी में बचा, पानी में धोती होती बह गई। जूहू को क्रोध आ गया, उसने पूरी गंगा को पी गया। अब भगीरथ को आवाज आ रही थी पीछे से कोई आ रहा है, पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं, पूरा वीरान। अब भगीरथ रथ पीछे दौड़ाया कि कहां गई गंगा मैया, वापस कैसे हो गए। वहां पे केवल एक आदमी दिखाई दे रहा है वीराने में। उससे पूछा कि गंगा को देखा है, अभी आई थी अभी हमारे पीछे। उसने कहा बहुत उद्दंड, हम पी गए। अब वो का बताया उसने पूरी कहानी कि ब्रह्मा को प्रसन्न किया, 3 पीढ़ी से लगे हुए हैं हम लोग। तब ब्रह्मा प्रसन्न हुए, फिर शंकर जी के पैर पड़ गए हैं, फिर दोबारा वो नहीं छोड़ रहे थे। अब तुम जो किए हो उससे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तरेंगे तो नहीं हमारे पूर्वज, तो कुछ और कुछ कर सकते हो तो कुछ करिए। तो जूहू ने कहा कि ऐसी अगर बात है तो हम गंगा को अब कान से निकाले दे रहे हैं। तो कान से निकाला और फिर कहां गए, कपिल मुनि के आश्रम। तब उनके पितरों का क्या हो गया, तर्पण हो गया। इसलिए जब गंगा की चौपाई आप 4 पर्यायवाची पढ़ते होंगे तो वहां एक जगह लिखा होगा जानवी, लिखा होगा, पढ़ते हैं ना। जानवी का मतलब होता है जूहू की पुत्री। तो दोबारा गंगा को जन्म किसने दिया है, जूहू ऋषि ने। ये गंगा के अवतरण की प्राचीन कहानी है। अब वो रियल कहानी पे चलते हैं हम लोग, वास्तविक कहानी। वास्तविक कहानी पर आते हैं तो उत्तराखंड में
एक ग्लेशियर, उसका नाम है सतोपत। क्या नाम है? सतोपत। हिमानी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। इसी नदी पर एक मिलती है, उसका नाम है धौली गंगा। एक मिलती है पिंडर, एक मिलती है नंदका, एक मिलती है मंदाकिनी, एक मिलती है भागीरथी, इसी पर मिलती है भीलांगना। और जब ये सब मिल जाती हैं तब नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। पहले कौन सी मिली आकर? धौली। पेन के कलर में से पहले कौन मिली? धौली गंगा। फिर कौन मिली? पिंडर। फिर कौन मिली? नंदाकनी या नंदका कहते हैं इसे। और इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। इसका नाम है भागीरथी। इसका नाम है भीलांगना। ये भीलांगना किसमें मिल रही है? यहीं पर बना हुआ है टिहरी डैम। क्या बना हुआ है? भारत का सबसे ऊंचा बांध। कितना ऊंचा है? 261 मीटर। ये पूछेगा कौन सा स्थान है, ये सब स्थानों के नाम पूछेगा आपसे। तो कौन कौन से स्थान मिलेंगे? सबसे पहले तो एक स्थान का नाम देखना। इस नदी का नाम क्या है? ये मेन नदी कौन सी है? इसी अलकनंदा किनारे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है बद्रीनाथ। क्या नाम है? बद्रीनाथ। और ये नदी का नाम है धौली गंगा। और मिलने से क्या बन गया? एक संगम का स्थान बन गया, उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर ये बन गया कर्ण प्रयाग। फिर ये जो मिल रही, कौन मिल रही है? नंदाकिनी। तो क्या बन गया? नंद प्रयाग। फिर ये मिल रहा है तो यहां पर क्या है? रुद्र प्रयाग। फिर यहां पर बन गया देव प्रयाग। क्या बन गया? देव प्रयाग। और इसी नदी के किनारे एक धाम है, उसको कहते हैं केदारनाथ। केदारनाथ धाम किस नदी किनारे है? तो बाढ़ किस नदी पर आई थी? तो ये सब धाराएं जब मिलती हैं तब क्या नाम पड़ता है? गंगा। मेन नदी मानी जाती है ये भागीरथी, जिसे गंगा ज्यादा नाम देते हैं लोग। यही निकलती है गौमुख से। कहां से निकलती है? इसीलिए कहते हैं गंगा का उद्गम कहां से होता है? गौमुख से होता है। तो गंगा खैर सीधे डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, मिलने से नाम क्या पड़ा है? गंगा नाम पड़ा है। और कहां पर मिलती हैं? देवप्रयाग। कौन कौन मिल रहा है? अलकनंदा और भागीरथी। भारत का सबसे ऊंचा डैम का नाम क्या है? किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी। किस राज्य पर है? ये स्थान का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग इसका नाम है, कर्ण प्रयाग इसका नाम है, नंद प्रयाग इसका नाम है, रुद्र प्रयाग इसका नाम क्या है? देव प्रयाग। कितने प्रयाग हो गए? तो पंच प्रयाग किस राज्य में है? उत्तराखंड में। और इस नदी का नाम क्या है? कौन सा तीर्थ स्थल है? बद्रीनाथ कौन से भगवान है? विष्णु। और केदारनाथ कौन से हैं? भगवान शंकर जी हैं। तो ये गंगा जी जो अभी आपने देखी, ये अभी यूपी नहीं आ पाई हैं, यूपी बाद में आएंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है।